बांग्लादेश 7 फरवरी 2016। बांग्लादेश की सेंट्रल बैंक का डायरेक्टर जुबैर बिन हुडा लिफ्ट से 9वीं मंजिल पर उतरकर वो बैक ऑफिस, बजटिंग और अकाउंट्स डिपार्टमेंट की तरफ जाते हैं, जो बिल्डिंग का सबसे रिस्ट्रिक्ट जगह था, जहां कोई भी आसानी से आ नहीं सकता था। वहां एक प्रॉब्लम हो गई थी जो ऑफिस के कामों में रुकावट डाल रही थी, जिसका समाधान निकालने जुबैर बिन हुडा आए थे। दरअसल प्रिंटर काम नहीं कर रहा था और ये सही में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो बहुत बड़े घटना को अंजाम देने वाला था। ऑटोमेटिक चलने वाला प्रिंटर बैंक के सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ था, जो 24 घंटा काम करता था और जो भी पैसों का ट्रांजैक्शन होता था तो वो प्रिंटर उस ट्रांजैक्शन का प्रिंट निकालता था। पर इस गड़बड़ी के कारण प्रिंटर की ट्रे खाली पड़ी थी। इस प्रॉब्लम को ठीक करने में आधा दिन लग गए और काफी मेहनत करने के बाद प्रिंटर ठीक हो गया था। जब उन्होंने प्रिंटर को रीस्टार्ट किया तो प्रिंटर में से जो भी ट्रांजैक्शन हुई थी उसका एक के बाद एक प्रिंट निकलने लगा। अब जल्द ही सबको समझ आने लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि 19 से ज्यादा स्टेटमेंट प्रिंट होने लगे थे। जब उन्होंने करीब से उस स्टेटमेंट को देखा तो उन्होंने पाया कि 35 सस्पिशियस पेमेंट ऑर्डर किया गया था और ये ट्रांजैक्शन बहुत ही बड़े अमाउंट का था, जिसमें बांग्लादेश के खुद के बैंक से किसी और देश के बैंक में ट्रांसफर किया गया था। पर यह ट्रांसफर उनके बैंक से किसी ने भी नहीं किया था और स्विफ्ट की सिक्योरिटी भी मजबूत थी, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता था। जैसे जैसे जुबैर बिन हुडा ने सस्पिशियस ट्रांसफर की रिक्वेस्ट की जांच करी तो धीरे धीरे असलियत सामने आने लगा और उन्होंने पाया कि ट्रांसफर का टोटल अमाउंट लगभग $1 बिलियन था, जिसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करे तो 8,000 करोड़ बनते थे। और ये अमाउंट बांग्लादेश जैसे कंट्री के रिजर्व के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आखिर ये पैसा कहाँ गया और इसके पीछे कौन था? पर घबराए हुए वर्कर पेमेंट को रोकने के लिए पूरी कोशिश करने लगे, लेकिन प्रिंटर खराब होने की वजह से पहले ही लेट हो चुके थे। अब दिखने में लग रहा था कि बांग्लादेश ने $1 बिलियन गवा दिए, लेकिन कैसे? फिलीपींस मई 2015। बांग्लादेश से 3000 किलोमीटर दूर फिलीपींस की राजधानी मनीला से थोड़ी दूर कुछ लोग जुपिटर स्ट्रीट ब्रांच आरसीबीसी बैंक में आते हैं, जिसमें से 4 लोगों ने अपना अकाउंट खुलवाया और वो लोग उस अकाउंट में $500 डिपॉजिट करवाते हैं। फिर उसके बाद 9 महीने तक उनके अकाउंट में कोई एक्टिविटी नहीं होती। बांग्लादेश वर्ल्ड की फास्टेस्ट इकोनॉमी बन रही थी और उनका सेंट्रल बैंक ढाका में था। ढाका वर्ल्ड की 6th पॉपुलेटेड सिटी, जिसकी कुल आबादी 20 मिलियन थी, और ये नेशन अपने टैक्स पेयर के पैसे खोने का रिस्क नहीं ले सकता था। जनवरी साल 2015, बांग्लादेश का एक एम्प्लॉई ईमेल चेक कर रहा था। उसने देखा कि रसील आलम नाम के आदमी का मेल आया हुआ है और ये ईमेल जॉब के लिए था। जब एम्प्लॉई ने ईमेल खोला तो उसे एक सीवी की जिप फाइल मिली और उसने उसे डाउनलोड कर दी। फिर डाउनलोड करने के बाद उसने फाइल को ओपन कर दिया। रात होते ही वो घर चला गया। उसको नहीं पता कि उसने क्या कर दिया था। उसने इसके बारे में कुछ सोचे बिना और ये महसूस किए बिना कि उसने एक ऐसे घटना को अंजाम दिया जो जल्द ही राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम और दुनिया को हिला देने वाला था, क्योंकि उसने अनजाने में मालवेयर से भरा जिप फाइल ओपन कर दिया था। ये मालवेयर कोई आम मालवेयर नहीं था, ये बहुत ही एडवांस मालवेयर था। और एक बार मालवेयर आने के बाद हैकरों ने सभी कंप्यूटर में मैलिशियस प्रोग्राम इंस्टॉल करना चालू कर दिया। अब हैकर बांग्लादेश बैंक की सारी एक्टिविटी देख सकता था कि कैसे वहाँ के एम्प्लॉय बैंक को ऑपरेट करते हैं और कैसे स्विफ्ट से ट्रांजैक्शन करते हैं। स्विफ्ट के बारे में आपने शायद सुना ही होगा। यह एक ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सुरक्षित और रिलायबल तरीके से भेजता है, जिसमें मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी का यूज़ किया जाता है और इसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ कि स्विफ्ट फंड ट्रांसफ़र नहीं करता, बल्कि ये पेमेंट ऑर्डर भेजता है और जहाँ ये रिक्वेस्ट जाती है वहाँ से फ़ंड जिसके बैंक में भेजने को कहा जाता है वहाँ भेज दिया जाता है।
स्विफ्ट में इतनी तगड़ी सिक्योरिटी होने की वजह से हैकर लोगों के बैंक अकाउंट का लॉगिन क्रेडेंशियल चुराने पे ध्यान देते हैं बजाय बैंकों पे ध्यान दिए। पर यहाँ पे हैकरों को लोगों का लॉगिन क्रेडेंशियल नहीं चाहिए था, बल्कि हैकरों का टारगेट पूरा इंस्टीट्यूशन था। 13 महीने से अब हैकर सारी तैयारी करने के बाद अब इस चीज़ को अंजाम देना शुरू कर दिया। 4 फरवरी 2016 थर्सडे के दिन शाम को जब प्रिंटर नहीं चल रहा था तो वहाँ के एम्प्लॉय को छोटी सी प्रॉब्लम लगा। उन्होंने सोचा कि कोई छोटा सा ग्लिच होगा और उन्होंने कहा कि छुट्टी के बाद संडे को जब वापस आएंगे तो ठीक कर लेंगे। अब वो लोग बैंक बंद कर रहे थे क्योंकि अगले दिन वीकेंड की शुरुआत थी जो फ्राइडे से सैटरडे तक चलता है। बांग्लादेश में मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री होने के कारण वहाँ का वीकेंड सैटरडे संडे के बजाय फ्राइडे सैटरडे को होता है। उनके जाने के बाद रात के 8 बजे हैकरों ने सिस्टम में घुसना स्टार्ट कर दिया। उसने स्विफ्ट को लॉगिन किया जो उसने वायरस डाल के चुराया था। उन्होंने स्विफ्ट टर्मिनल को कंट्रोल कर लिया जैसे कि वो वहाँ का एम्प्लॉय हो। अब हैकरों ने 35 ट्रांजैक्शन ऑर्डर रिक्वेस्ट स्विफ्ट के जरिए न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक को भेजा, जिसका टोटल अमाउंट $951 मिलियन था। अगर इसको अभी इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करे तो इसका अमाउंट 7,956 करोड़ बनता है। पर उन्होंने न्यूयॉर्क में ही क्यों भेजा? यही कि फेडरल रिजर्व बैंक में बांग्लादेश का $1 बिलियन पैसा डिपॉजिट हो रखा हुआ था। हैकरों ने जो रिक्वेस्ट भेजी थी उसमें ये भी था कि वो पैसा न्यूयॉर्क से एशिया के कई अकाउंटों में भेजा जाए। और जिस टाइम पेमेंट ऑर्डर रिक्वेस्ट भेजा गया था उस टाइम न्यूयॉर्क में फ्राइडे था और सुबह के 9:36 हो रहे थे। न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में बांग्लादेश से आया हुआ पेमेंट ऑर्डर्स को प्रोसेस करने में पूरा दिन लग गया। पर उन्होंने पहले बांग्लादेश से क्लैरिफाई करने के लिए कांटेक्ट किया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन फेडरल रिजर्व बैंक के पास पैसे रोकने का कोई कारण नहीं था क्योंकि स्विफ्ट के इंस्ट्रक्शन को लेजिटिमेट और ट्रस्टेबल माना जाता है। इसलिए धोखे से बेखबर उन्होंने आए हुए रिक्वेस्ट पर प्रोसेसिंग शुरू कर दी। बांग्लादेश में संडे को सुबह जब जुबैर बिन हुडा वीकेंड की छुट्टी के बाद ऑफिस में आए तो प्रिंटर को चेक किया क्योंकि प्रिंटर चल नहीं रहा था। उसने सोचा था कि छोटा सा कोई ग्लिच होगा और वो फिक्स करने में लग गया। आप देखोगे कि ये प्रिंटर स्विफ्ट से जुड़ा हुआ था जो कितने दिन से चल नहीं रहा था और जो भी ट्रांजैक्शन होती थी उसका कंफर्मेशन प्रिंटर प्रिंट नहीं कर रहा था क्योंकि प्रिंटर को प्रिंट करने से रोका गया था। लेकिन बांग्लादेश के एम्प्लॉय को तो ये टेक्निकल ग्लिच लग रहा था, पर असल में ये टेक्निकल ग्लिच नहीं था क्योंकि हैकरों ने प्रिंटर को हैक कर रखा था ताकि कंफर्मेशन मैसेज को ना दिखाकर अपनी चोरी को छुपा सके और एविडेंस को स्विफ्ट से मिटा सके। इसलिए जानबूझकर प्रिंटर को क्रैश किया गया और जिसके वजह से उनके पास और भी टाइम मिल गया चोरी करने के लिए। इसी दौरान न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक से श्रीलंका के पैन एशिया बैंक में $20 मिलियन आया और वो अमाउंट किसी इंसान के अकाउंट में नहीं बल्कि वो एक शलिका फाउंडेशन नाम की कंपनी में आया था और ये एशिया में आने वाला 35 ट्रांजैक्शन में से एक ट्रांजैक्शन था। अब बांग्लादेश में वर्कर ने प्रिंटर को ठीक कर लिया था। जब प्रिंटर को चालू किया तो प्रिंटर में से एक के बाद एक प्रिंट निकलने लगा। जैसे ही जुबैर बिन हुडा और उनके एम्प्लॉय ने प्रिंट की कॉपी को देखा तो वो लोग घबरा गए क्योंकि उसमें दिखा रहा था कि 35 पेमेंट रिक्वेस्ट भेजी गई है जिसका टोटल अमाउंट लगभग $1 बिलियन तक का था। फिर तुरंत ही वो लोग न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक को सारे पेमेंट रोकने का मैसेज भेजा, पर वहाँ संडे था और बैंक बंद था जिससे कि कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं दे पाया। और जब तक न्यूयॉर्क के स्टाफ मंडे को वापस आते तब तक देर हो चुकी होगी। पर कुछ ऐसा हुआ, उन्हें पता चला कि न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की ऑटोमेटेड सिस्टम ने 30 ट्रांजैक्शन पे मैनुअल रिव्यू के लिए उस पे रेड फ्लैग लगा दिया क्योंकि अमेरिका ने ईरान पे सैंक्शन लगा रखा हुआ था। ईरान की शिपिंग कंपनी का नाम जुपिटर सीवेज शिपिंग था और ये जो 35 में से 34 ट्रांजैक्शन जो ट्रांसफ़र होने थे उसका ब्रांच का नाम भी जुपिटर था और स्विफ्ट में जुपिटर नाम मैच होने की वजह से 30 ट्रांजैक्शन जिसकी वैल्यू $870 मिलियन थे वो ट्रांसफ़र अमाउंट
ब्लॉक हो गए। मंडे को न्यूयॉर्क के स्टाफ जब वापस आए तो उन्होंने नोटिस किया कि 30 ट्रांजैक्शन पे रेड फ्लैग लगा हुआ है, जो कि बहुत बड़ा ट्रांसफ़र है। फिर उसके बाद स्टाफ ने बांग्लादेश से इस ट्रांसफ़र को क्लैरिफाई करने के लिए कांटेक्ट किया तो उन्होंने पाया कि संडे को बांग्लादेश ने पेमेंट स्टॉप करने को कहा था। ये देखते ही उन्होंने ट्रांसफ़र को रोक दिया, जिसके बाद हैकरों ने 30 ट्रांजैक्शन जिसकी वैल्यू $870 मिलियन थी वो देख नहीं पाया। क्या अब ये खत्म हो गया? बाकी बचे हुए 5 ट्रांजैक्शन का क्या हुआ जिसकी वैल्यू $101 मिलियन थी, जिसको पकड़ने में फेडरल रिजर्व बैंक फेल हो गई। लेकिन ये अभी भी बहुत सारे पैसे थे, पर वो आखिर कहाँ गए? पांच ट्रांजैक्शन में से पहला ट्रांजैक्शन श्रीलंका में आया हुआ था, जैसे हमें पता है, और ये ट्रांजैक्शन जर्मनी के डॉइचे बैंक के जरिए श्रीलंका के पैन एशिया बैंक में आया था, जो कि जर्मनी का डॉइचे बैंक श्रीलंका के पैन एशिया बैंक का रूटिंग बैंक था। ये पेमेंट शलीका फाउंडेशन के नाम की कंपनी के लिए आया था। ये श्रीलंका की नॉन प्रॉफिट कंपनी थी। पैन एशिया बैंक में जो एम्प्लॉई ट्रांजैक्शन को चेक करता है उसको ये ट्रांजैक्शन और लगा, क्योंकि छोटे से एनजीओ के लिए 20 मिलियन बहुत बड़ा अमाउंट था, तो उसने इस ट्रांजैक्शन को वापस वेरिफिकेशन के लिए डॉइचे बैंक भेज दिया। अब जब ये ट्रांजैक्शन जर्मनी के डॉइचे बैंक में पहुंचा तो वहाँ के एम्प्लॉय ने रिव्यू किया, जैसे न्यूयॉर्क के एम्प्लॉय ने किया था, और वैसे ही रिव्यू करने पर वहाँ के एम्प्लॉय को रेड फ्लैग मिला, जैसे न्यूयॉर्क के एम्प्लॉय को मिला था। रेड फ्लैग एक स्पेलिंग मिस्टेक था। शलीका फाउंडेशन की स्पेलिंग शलीका फाउंडेशन लिख दिया था, और जल्द ही इस सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का पता चल गया। फिर उन्होंने शलीका फाउंडेशन कंपनी को फेक डिक्लेयर करके 20 मिलियन वापस बांग्लादेश के बैंक अकाउंट जो न्यूयॉर्क में है वहाँ भेज दिया। अब टोटल 35 ट्रांजैक्शन जिसकी वैल्यू 951 मिलियन में से 31 ट्रांजैक्शन जिसकी वैल्यू 890 मिलियन थी वो वापस आ गए थे। अब बस 4 ट्रांजैक्शन जिसकी वैल्यू $81 मिलियन थी वो बचे हुए थे, और ये पैसे ना ही सिर्फ सेम कंट्री में गए और ना ही सिर्फ सेम बैंक में गए, लेकिन ये सेम ब्रांच में भी गया था। आरसीबीसी बैंक का जुपिटर स्ट्रीट ब्रांच में, जो फिलीपींस की राजधानी मनीला से थोड़े दूर पे था, उसमें 4 अकाउंट खुले हुए थे, जिसमें $500 जमा हुआ पड़ा था, जो कि 9 महीने से उस अकाउंट में कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, उसी अकाउंट्स में 9 महीने बाद अचानक $81 मिलियन आ जाते हैं। ऐसे इतने सारे पैसे आने से उसी टाइम आरसीबीसी बैंक को जानकारी देनी चाहिए थी, पर पता नहीं कौन सा रीज़न था जो उन्होंने बोला नहीं। लेकिन बाद में पता चला कि ये 4 अकाउंट फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस से बना हुआ था, और उस अकाउंट के लिए जो डॉक्यूमेंट दिया गया था वो सेम जॉब और सेम सैलरी का दिया गया था, पर कंपनी उनकी अलग थी, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि कहाँ काम करते हैं। पर उस टाइम जो भी पैसा आया उसे करेंसी एक्सचेंज फॉर्म में भेजा गया, और लोकल करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद उसे दोबारा उसी में डिपॉजिट करवा दिया गया। अब उस चोरों ने इस पैसे को किसी तरह क्लीन और अनट्रेसेबल बनाना था, ताकि कोई इसे ट्रेस ना कर सके। मनीला में 2 कैसीनो सोलेर और मिदास गैम्बलिंग के लिए बहुत मशहूर था। चाइना के लोग यहीं आकर गैम्बलिंग करते थे, क्योंकि चाइना में ये इलीगल था, और चोरों ने सोलेर और मिदास के कैसीनो में $50 मिलियन डिपॉजिट करवा के कैसीनो चिप्स में कन्वर्ट करवा दिया, जिसे वो गैम्बलिंग करके उसे कैश में कन्वर्ट कर सके। और बाकी $31 मिलियन एक चाइनीज़ आदमी जू वी कैंग को पे कर दिया। जब बांग्लादेश बैंक 81 मिलियन ट्रांसफ़र रोकने के लिए आरसीबीसी बैंक को कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो कोई रिस्पांस नहीं आया, क्योंकि वही हुआ जो पहले हुआ था। वो टाइम से फिर मार खा गए, क्योंकि मंडे को चाइनीज़ न्यू ईयर था, जो फिलीपींस में नॉन वर्किंग डे होता है। अब आप एक ट्रेंड नोटिस कर रहे होंगे, जब भी बांग्लादेश बैंक पेमेंट रोकने की कोशिश करी सभी में डिले हो रहे थे, जिससे हैकरों को और भी टाइम चोरी करने के लिए मिला, और ऐसा ही उन्होंने प्लान डिज़ाइन किया था।
एक रिमार्केबल टाइम अटैक। थर्सडे को बांग्लादेश वीकेंड के लिए बैंक बंद कर रहे थे, तभी उसके बाद शाम को हैकर सिस्टम में घुसे और फ्राइडे को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक पेमेंट रिक्वेस्ट को क्लैरिफाई करने के लिए बांग्लादेश को कांटेक्ट करते हैं, पर वहां रिस्पॉन्ड करने के लिए कोई नहीं होता क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी होती है। और छुट्टी के बाद संडे को जब बांग्लादेश के एम्प्लॉय काम पे वापस आते हैं और जब वो पेमेंट रोकने के लिए कांटेक्ट करते हैं तो कोई रिस्पॉन्स न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक नहीं देता क्योंकि संडे के दिन न्यूयॉर्क में छुट्टी होती है। अब मंडे के दिन फेडरल रिजर्व बैंक के एम्प्लॉय छुट्टी से वापस आए तो फाइनली उन्होंने बांग्लादेश से भेजा गया पेमेंट रोकने का मैसेज देखा, पर फिलीपींस के लिए नहीं हो पाया क्योंकि मंडे के दिन वहाँ चाइनीज न्यू ईयर था। सिर्फ ट्यूसडे को चोरी के 5 दिन बाद आरसीबीसी बैंक के स्टाफ को पता चलता है इस फ्रॉड ट्रांसफर के बारे में, पर तब तक लेट हो चुका था और बांग्लादेश ने अपने 81 मिलियन डॉलर रिकवर करने के लिए ऑपरेशन चालू कर दिया। बांग्लादेश अपने अधिकारियों को फिलीपींस भेजते हैं। वहां उनके अधिकारी सोलेर कसिनो में गए, पर सोलेर कसिनो ने कहा कि इनको कोई आइडिया नहीं था कि वो चोरी हुए पैसे से डील कर रहे थे। जब उनके अधिकारी मिदास कसिनो में गए तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, पर किसी तरह बांग्लादेश के अधिकारी ने 16 मिलियन डॉलर चोरी किया हुआ पैसा किम वोंग से रिकवर कर लिया, जिसने मिदास कैसीनो में गैम्बलिंग ऑर्गेनाइज करवाया था। बाद में उस पर आरोप भी लगा, पर वो आरोप हट भी गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 31 मिलियन डॉलर एक चाइनीज़ आदमी जू विंग को पे किया था, जो वो बाद में उस जगह को छोड़कर अपने प्राइवेट जेट से चला गया। तब से अभी तक उसके बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिला। अब बस बाकी 34 मिलियन डॉलर रह गए थे। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पाया गया कि आरसीबीसी बैंक में फेक अकाउंट खुलवाने वाले 2 चाइनीज़ आदमी थे, जिसका नाम डिंग और गाओ था, जो कि इस बड़ी से चोरी का मिडल मैन था और ये दोनों ऑपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी थे। बांग्लादेश के अधिकारी ने सोचा कि अगर इन लोगों से क्वेश्चन करेंगे तो ये लोग असली मालिक तक पहुंचा सकते हैं, पर जब तक अधिकारी पहुंचते वो लोग कंट्री छोड़ के जा चुके थे। वो लोग फ्लाइट से चाइना में एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव जगह मकाओ चले गए थे, जहां उनको ट्रैक कर पाना मुश्किल था और इसी तरह वो लोग 34 मिलियन डॉलर चुराने में सक्सेसफुल हो गए। अगर देखा जाए तो वो लोग टोटल 65 मिलियन डॉलर, जिसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करे तो 544 करोड़ बनता है, जिसको वो चुराने में सक्सेसफुल रहे। हैकरों ने एविडेंस को मिटाने के लिए बहुत अच्छे एफर्ट लगाए थे, लेकिन अब भी साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट मालवेयर को एनालाइज कर पा रहे थे। जब उन्होंने एनालाइज किया तो उन्होंने पाया कि जो टेक्निक और टूल बांग्लादेश बैंक हिस्ट में यूज़ किया गया था, वो टेक्निक और टूल दुनिया भर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में किया जा चुका था। इसका मतलब था कि यह एक ग्रुप वही ग्रुप है जो दुनिया भर में फाइनेंशियल अटैक कर रहा था। उस ग्रुप का नाम लजारस था। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जब और खंगालने लगे तो वहाँ पे कोरियन लैंग्वेज से लिखी कंप्यूटर कोड देखने को मिली और अंदर तक खंगालने में उन्हें जो मिला वो एक्सपेक्ट भी नहीं किया गया था। लजारस का आईपी एड्रेस किसी कंट्री से जुड़ा हुआ था और वो कंट्री नॉर्थ कोरिया थी। इसने ना ही सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अटैक करने में रिस्पॉन्सिबल रहा, बल्कि ये भी रिवील हुआ कि साउथ कोरिया गवर्नमेंट और साउथ कोरिया के कई इंफ्रास्ट्रक्चर के अगेंस्ट साइबर टेररिज्म और साइबर जासूस अभियान का रिस्पॉन्सिबल रहा। और फिर 2000 का सोनी पिक्चर का हैक। लजारस ग्रुप को सोनी पिक्चर की 2000 की मूवी द इंटरव्यू पसंद नहीं आई, क्योंकि उस मूवी में नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के बारे में था, जिसमें किम जोंग उन को बुरा लीडर होने के नाते मार दिया जाता है, जिससे लजारस ग्रुप अमेरिका को धमकी देता है कि आतंकी हमला करेगा अगर ये मूवी बंद नहीं होगी तो। लेकिन नॉर्थ कोरिया इन सब के पीछे का जिम्मेवार अपने आप को नहीं मानता। अब जहां तक लजारस के बैंकिंग हैक कारनामों का सवाल है, बांग्लादेश का साइबर हमला के बाद उन्हें ये तसल्ली करना था कि पैसा डिसाइड किए गए लोकेशन पे पहुंचे, और जिस तरह से उन्होंने ऐसा किया वो चुराए गए पैसे को मकाओ जैसे जगह पर ले गए, और मकाओ खास रूप से नॉर्थ कोरिया के लिए फाइनेंशियल पॉइंट था, थैंक्स टू 2 चाइनीज मैन, जिसके वजह से हम जानते हैं कि बांग्लादेश का पैसा मकाओ आया हुआ था और वहाँ से पैसा नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में जाना हार्ड भी नहीं था। थैंक यू गाइज यहाँ तक पहुँचने के लिए।
इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 1.5 महीने लग गए थे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और NJX हिंदी को सब्सक्राइब कर देना। एक बार फिर से थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।